हेलो फ्रेंड्स। आज हम डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 10 जून 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑफिस मेमोरेंडम जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ है जो अपने रेजिग्नेशन रिसाइन करने के बाद में रेजिग्नेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, उस केस में क्या क्या रूल्स, क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, किस कंडीशन में उनका रेजिग्नेशन विड्रॉवल का जो रिक्वेस्ट है, यानी रिसाइन कर दिए, रिसाइन करके चले गए, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद वो रेजिग्नेशन जो अपना विड्रॉ करके वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस रहेंगे जिसके कारण उनको रेजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उनको ज्वाइन करने दिया जाएगा, वो अब बताया जाएगा। और स्पेशली ये उन्हीं एम्प्लॉय के लिए जो एनपीएस के अंदर आते हैं। तो अगर कोई ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर एम्प्लॉय है तो उस केस में, उनके केस में ये ऑफिस मेमोरेंडम एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसका सब्जेक्ट में ही आप देख सकते हैं कि यह ओनली जो है वो एम्प्लॉय 31/12/2003 यानी 31/12/2003 के बाद में जो ज्वाइन हुए हैं, जो एनपीएस के अंदर है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है ये ऑफिस मेमोरेंडम। तो सर फ्रेंड्स, जो सामने के जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसमें यही बताया गया कि ऑफिस मेमोरेंडम किसके लिए एप्लीकेबल है। ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो एनपीएस के अंदर के एम्प्लॉय के लिए ही एप्लीकेबल है, जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंदर नहीं आते हैं, और जो न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर में है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए वो एप्लीकेबल है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट जो है, बड़ा पैराग्राफ वही लिखा है कि ये जो है ये किसके लिए है ऑफिस मेमोरेंडम एप्लीकेबल, कौन से एम्प्लॉय जो रिसाइन करके विड्रॉ करना चाहते हैं उनकी वो जो है उनके लिए, वो सिर्फ एनपीएस वालों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, और उसमें क्या कंडीशन रहेंगे वो बताया गया आगे जाके। तो हम सीधा टाइम ना वेस्ट करके अब सीधा जो है सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकेंड के जो है ए में आइएगा आप, जो है सेकेंड का जो पहला सेकेंड का जो स्टार्टिंग है उसमें ये बताया जा रहा है कि किस केस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी में परमिट करेगा कि एक एम्प्लॉय को अपना, एक एक्स एम्प्लॉय को अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए इन पब्लिक इंटरेस्ट जो है, वो ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें रेजिग्नेशन विड्रॉ के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, वो नीचे बता रहे हैं। वो पॉइंट ए में अपन सीधा आते हैं। पॉइंट ए में मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है रेजिग्नेशन विड्रॉ तब परमिट करेगा जब वो एम्प्लॉय जब वर्क कर रहा था, उस केस वर्क करते समय, जब मतलब जब वो काम कर रहे थे, जब वो एम्प्लॉय थे वहाँ पे, उस समय उनकी इंटीग्रिटी अच्छी थी और उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी और उनके कंडक्ट हमेशा अच्छे रहे हैं जो है। अब इंटीग्रिटी मीन्स वो हमेशा जो है एक हॉनेस्ट वर्क के रूप में काम किए हैं, और किसी तरह का जो है एक जो बोलते हैं ना कि कंडक्ट को कभी उनका गलत नहीं रहा है, किसी तरीके से उन्होंने कोई ऑफिस की कोई चीज़ों को कोई गलत तरीके से लीक करना या कोई गलत काम में लिप्त नहीं रहे हैं, और हमेशा हार्ड वर्किंग और सिंसियर रहे हैं, पंचुअल रहे हैं, और उनके कंडक्ट हमेशा अच्छे रहें। तो उस केस में अगर वैसे एम्प्लॉयज़ कोई रिसाइन करके विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी परमिट करेगा, लिखा है। और उसी पॉइंट के अंदर में एक कंडीशन लिखा है एंड के बाद लिखा है कि जब रेजिग्नेशन, दूसरा एक और एक रीज़न है कि अगर जब रिसाइन करते समय किसी मटेरियल चेंज के कारण उन्होंने जो है रिसाइन किया, मटेरियल चेंज इन सेंस कि उनकी फैमिली में या उनके पर्सनल कोई इश्यूज़ हैं, कोई भी कुछ भी जो है घर में, या उनकी लीगल में, या लीगल इश्यूज़, या कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिनके कारण उन्होंने ये ऑप्ट किया कि वो रिसाइन करने जा रहे हैं, और उसके बाद में जो है वो सिचुएशन उनके यहाँ चेंज हो गया और इसलिए वो आप रेजिग्नेशन विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उसको परमिट करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस जो भी उस एम्प्लॉयज़ को, उसके जो वो एम्प्लॉयज़ का जो ग्रेड पे है, उस ग्रेड पे तक के जो उस ग्रेड पे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको अपॉइंट करने के लिए जिसके पास पावर रहता है, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक सर्टेन ग्रेड पे और सर्टेन पोस्ट वाले लोगों को, जैसे कई डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ के डायरेक्टर्स के पास पावर रहता है कि सर्टेन ग्रुप बी या बी सी या सी एम्प्लॉयज़ तक को अपॉइंट कर सकें, और ग्रुप ए वाले जो हैं वो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या मिनिस्ट्री तक जाता है जो अपॉइंटमेंट के लिए जो है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड कर सकता है, जो उसको अपॉइंट करने का पावर रखता है वो ये डिसाइड कर सकता है कि इनके रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर लिया जाए या ना जाए, और क्यों और किस कंडीशन में कर सकता है। ये कि जब वो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो ऑनेस्ट था, इंटीग्रिटी उसकी अच्छी थी, कंडक्ट उसमें उसके अच्छे थे, और जो है एफिशिएंसी उसकी अच्छी थी। और सेकंड केस में रिसाइन करते समय कुछ ऐसा रीज़न थे जो है जिसके कारण उन्होंने रिसाइन किया, जो बाद में चेंज हो गया और वो विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये ए पॉइंट में यही समझाया गया है। और बी पॉइंट में जो है उसमें ये बताया है कि जो रेजिग्नेशन एक बार रिसाइन करके एक एम्प्लॉय रिलीव हो जाता है, और रिलीव होने के बाद में वापस उसकी रेजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन डाल के वो उसको जो है उसको ड्यूटी में जो है क्या बोलते हैं रेजिग्नेशन विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डालता है, तो वो जो पीरियड है,
मान लो कि कोई एम्प्लॉय रिसाइन करके 30 दिन बाद या मान लो 60 दिन बाद जो है वो बोलता है कि मुझे वापस एप्लीकेशन डालता है कि मैं रेजिग्नेशन विड्रॉ करना चाहता हूँ। अब इस ड्यूरेशन में जो है जब वो एम्प्लॉय ना रहा और बाहर था, और इस 50-60 दिन के जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में उसका जो कंडक्ट है वो गलत नहीं रहा, वो इम्प्रॉपर नहीं रहा, मतलब वो अच्छा बिहेव करता रहा, किसी तरह का कोई क्रिमिनल या किसी तरह का किसी गलत काम में लिप्त नहीं है, और तो उस केस में भी जो है ऑपरेटिंग अथॉरिटी उसमें सोच सकता है और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करने के लिए। तो ये है, तो ये है बी पॉइंट। ए और बी दोनों आपको आशा करता हूँ बहुत सिंपल पॉइंट है, समझ में आ गया। सी पॉइंट में जो है सी पॉइंट में ये लिखा है कि रेजिग्नेशन एक बार एक एम्प्लॉय रिसाइन करके जब रिलीव हो जाता है उस केस में 90 डेज़ के अंदर में ही उसको रेजिग्नेशन विड्रॉवल का एप्लीकेशन उसको डाल देना है जो है, मतलब वो जो गैप है, मतलब रेजिग्नेशन विड्रॉ का एप्लीकेशन डाल के वो उसको एक्सेप्ट करके जो ड्यूटी उसकी जो रेज्यूमे हो जाती हैं वो सारी जो पीरियड है वो 90 डेज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए जो है। तो 90 मतलब तो मतलब ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय एक बार रिसाइन कर लिया तो 90 डेज़ के अंदर में उसको विड्रॉवल एप्लीकेशन डालना है। 90 डेज़ के पीरियड के बाद में जो है एक बार रेजिग्नेशन इफेक्टिव होने के 90 डेज़ के बाद में वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वापस जो है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो है उसमें यह बताया गया है कि द पोस्ट विच वॉज वेकेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन और एनी अदर कंपेरेबल पोस्ट इज अवेलेबल। यस फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल जो है पॉइंट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब किसी एम्प्लॉय रिसाइन किया, फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय हो सकता है हेड क्लर्क में या एलडीसी में काम कर रहा हो, यूडीसी में काम कर रहा हो, या मान लो सेक्शन ऑफिसर में काम कर रहा हो, अब वो रिसाइन कर लिया और अब वापस वो रजिस्ट्रेशन विड्रॉवल डालता है, लेकिन उस बीच में अगर वो पोस्ट भर गई या उसके बराबर की कोई पोस्ट खाली नहीं है तो उस केस में उसके रेजिग्नेशन विड्रॉवल एक्सेप्टेंस जो है रजिस्ट्रेशन विड्रॉवल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो पोस्ट या उसके बराबर का पोस्ट, कंपैरेबल पोस्ट मतलब सेम पे टाइप का और सेम वर्क प्रोफाइल रहे, उस टाइप की जो पोस्ट खाली रहे तो उसको जो है रेजिग्नेशन विड्रॉवल का एक्सेप्टेंस किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट मैं बहुत सिंपल है और मैं आपको समझा चुका हूँ। जल्दी से एक बार करते हैं। पहले पॉइंट में उसकी इंटीग्रिटी, जब वो काम कर रहा था तो उसकी इंटीग्रिटी जो और एफिशिएंसी और कंडक्ट अच्छी रहना चाहिए, और वो रिसाइन करते समय जिस मटेरियल चेंज के कारण वो रिसाइन किया उस सर्कमस्टेंसेस में वो सर्कमस्टेंसेस में अब नहीं है जो है, तो उसको ज्वाइन कराने के लिए परमिट किया जा सकता है। सेकेंड केस में जो है वो रिसाइन करके रिलीव होने के बाद की जो पीरियड है इससे लेकर रेजिग्नेशन विड्रॉवल का जो पीरियड है उस बीच में उसका कंडक्ट किसी तरह का गलत नहीं रहा है, ये है। थर्ड कंडीशन में जो है 90 डेज़ के अंदर में उसे जो है 90 डेज़ का गैप नहीं होना चाहिए रेजिग्नेशन इफेक्टिव होने के बाद में जो है, और 90 डेज़ के अंदर ही उसको विड्रॉ करने का रेजिग्नेशन डाल देना चाहिए जो है। 90 डेज़ के बाद वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और फोर्थ केस में वो पोस्ट जिससे वो रिसाइन किया वो पोस्ट या उसके बराबर का पोस्ट खाली रहना चाहिए जो है, वो अवेलेबल रहना चाहिए। अगर वो पोस्ट उसकी रिसाइन करने का किसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर दिया गया या प्रमोशन से भर दिया गया, उसके बराबर की कोई पोस्ट खाली नहीं है तो उस केस में शायद रेजिग्नेशन परमिट विड्रॉवल एक्सेप्टेंस नहीं किया जाएगा। वो पोस्ट खाली रहेगा तो ही विड्रॉवल परमिशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 2 पेज का ऑफिस मेमोरेंडम है। पहला सेकंड से ये नीचे के कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम इंपॉर्टेंट दूसरे पेज में आते हैं जिसमें भी वह इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखे हुए हैं। जो हम जो है अगले पेज में आते हैं। अब अगले पेज में जो है अगर आप थर्ड पॉइंट में जाएंगे तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसमें यह लिखा है कि अगर जो एम्प्लॉय रिसाइन, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं सुनाता, आप पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है रिसाइन करते समय वो इसलिए रिसाइन किया कि वो दूसरे प्राइवेट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करे या फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करे जो फंडेड बाई गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस केस में वो अगर विड्रॉवल के एक्सेप्टेंस डालता है तो उसको नहीं परमिट किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो कहीं ऑलरेडी उसको एम्प्लॉयमेंट में है, कहीं और वर्क कर रहा है। अब इसलिए जो है हो सकता है कि ये पॉइंट लाया हो। तो अगर रेजिग्नेशन कोई वो ऑलरेडी कहीं प्राइवेट में वर्क कर रहा है या ऑलरेडी किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो दोबारा उसका वो वापस अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है और रेजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन डाला है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बता रहा है थर्ड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबको ध्यान रखना है कि अगर कोई रिसाइन कर रहा है कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए तो उसके बाद वो वापस ज्वाइन करने के बाद वापस रेजिग्नेशन विड्रॉवल डाल रहा है तो इसमें साफ साफ बोला गया कि इस केस में रेजिग्नेशन विड्रॉवल का जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट में यह है कि अगर रेजिस्ट्रेशन विड्रॉवल एक्सेप्ट कर दिया जाता है, मान लो रेजिस्ट्रेशन विड्रॉवल एक्सेप्ट कर लिया, उस केस में जो ऑर्डर निकलता है, कोई भी एम्प्लॉय रेजिस्ट्रेशन विड्रॉवल का एप्लीकेशन डाला, उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो जब उसका ऑफिस ऑर्डर जो भी निकलेगा कि XYZ एम्प्लॉय इज परमिटेड टू ज्वाइन बैक द ऑर्गेनाइजेशन, हिज रेजिस्ट्रेशन विड्रॉवल हैज़ बीन एक्सेप्टेड करके जब बोला जाता है, तो उस केस में एक कंडीशन और डालना है कि जो भी ड्यूरेशन था, मान लो वो जो 50-60 डेज़ का जो ड्यूरेशन था कि जब वो रिलीव होकर चले गया और उस बीच में जो है वो आपका एम्प्लॉय नहीं था, उस ड्यूरेशन को जो है क्या माना जाएगा, तो उसका भी एक कंडीशन डालना है कि उसमें माना जाएगा कि उसका सर्विस इंटरप्ट नहीं हो रहा है, या उसका सर्विस इंटरप्शन को कंडोन किया जा रहा है। कंडोन किया जा रहा है मतलब माफ़ किया जा रहा है, जो है उसको सर्विस इंटरप्ट नहीं किया जाएगा उसके, ताकि उसकी जो मान लो पिछले 20 साल से वो वर्क कर रहा है उसने, या 15 साल से वर्क कर रहा है उसने, अब 15 साल की जो भी उसकी बेनिफिट्स हैं जो है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आ रहा है, सर्विस उसकी इंटरप्ट नहीं हो रही है, जो है वो भी वो जो कंडीशन है उसको उस ऑर्डर में लिखना है, जिसमें जो निकाला जाएगा कि जिसको इशू किया जाता है कि XYZ एम्प्लॉय वापस ज्वाइन करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन परमिट कर रहा है। तो ये है फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट पे जो है बहुत सिंपल है कि एक बार कोई एम्प्लॉय NPS के अंदर जो गवर्न होता है वो अगर रिसाइन करता है तो उसको 90 डेज तक उसकी जो NPS का जो कॉर्पस, NPS कॉर्पस मतलब NPS के अंदर में जितने उस न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर में जो हर महीने पैसे कट के और पैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो पैसे जो क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक सर्टेन परसेंटेज डालता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एक एम्प्लॉय का मान लो 14% कटता है उसकी सैलरी से, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी 10% सॉरी एक एम्प्लॉय का 10% जब उसके सैलरी से कटता है तो एम्प्लॉयर भी 14% उसमें मिलाता है, तो उससे NPS कॉर्पोरेट बनता है, मतलब टोटल NPS एक अमाउंट बनता है। उस अमाउंट को एक बार कोई एम्प्लॉय रिसाइन कर देता है NPS के अंदर के जो एम्प्लॉय है, तो उसको 90 डेज तक उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, 90 दिन तक अलाउ नहीं किया जाएगा कि उसमें से किसी तरह का विड्रॉवल वो कर सके। अगर सपोज उस 90 दिन के बीच में अगर वो एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है मान लो जो है, तो उसकी फैमिली को वो पैसे जो भी कॉर्पोरेट से जो भी मिलना है वो उसको तब अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज रेसिग्नेशन के केस में NPS के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ रहेंगे जो अगर वो रिसाइन कर देते हैं तो 90 दिन तक उनको NPS के अंदर से एक कॉर्पस के अंदर से कोई पैसा उनका पेंशन वेंशन या कुछ भी विड्रॉवल चालू नहीं होगा, जो है यही बताया गया है फिफ्थ पॉइंट में। और 6 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोविजन ऑफ फॉर विड्रॉल और रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर टेम्प्रोरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब टेम्प्रोरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर रिसाइन करके जाते हैं जो NPS के अंदर है और टेम्प्रोरी सर्वेंट है, टेम्प्रोरी उसका जॉब कंफर्म नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रोरी रूप में है, तो उस केस में अगर वो रिसाइन करके चले जाता है और वापस विड्रॉल की एप्लीकेशन डालता है तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा, वो बताया जा रहा है। अब टेम्प्रोरी गवर्नमेंट के अंदर वो भी हो सकते हैं जो प्रोबेशन पीरियड में है, मान लो कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह गवर्नमेंट के अंदर में एक 1 ईयर का प्रोबेशन या 2 ईयर्स का प्रोबेशन रहता है, उस पीरियड में वो एम्प्लॉय अगर रिसाइन करके चले जाता है तो उस केस में भी उसको अगर वो विड्रॉल का डालेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बहुत क्लियरली इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि वो उस ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड भी एक तरह का वो टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट में ही रहता है। प्रोबेशन कंफर्म होने के प्रोबेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में कंफर्मेशन ऑर्डर निकलता है, तब वो कंफर्म एम्प्लॉय माना जाता है। तो प्रोबेशनर्स लोग जो NPS के अंदर जो प्रोबेशनर्स हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि एक बार अगर वो रिसाइन कर दिए तो उनको दोबारा शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उनका विड्रॉवल, अगर विड्रॉ करने की डालते हैं तो। और ये है 6 पॉइंट में, जो है 6 पॉइंट के बारे में भी हमने बता दिया। अब सीधा 7 पॉइंट में आ जाते हैं। 7 पॉइंट में वही है जो फर्स्ट पैराग्राफ में कि किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ये वो NPS के अंदर के एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल रहेगा वही बता रहा है। 6 पॉइंट में जो आ रहा है कि प्रोस्पेक्टिव डेट से रहेगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट, यानी पुराने जो केसेस हैं, पुराने डेट से जो भी इश्यूज़ हुए हैं इस ऑफिस मेंबर के आने से पहले के, उसमें उसके लिए ओआम एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसको नहीं लेना है। ये ऑफिस मेंबर 2000 जैसे हमने बोला 2019 में आया था अप्रैल में, तो जब से ऑफिस मेंबर आया उसके बाद के केसेस के लिए ही ये ऑफिस मेंबर एप्लीकेबल रहेगा, पुराने मैटर पुराने केसेस को इसमें ओपन नहीं करना है। और 9 पॉइंट में ये बताया गया कि CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके ये ऑफिस मेमोरेंडम को जो है इशू किया गया है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने जो है आपको इस रूल के बारे में जो है बता दिया है।
आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप ये 10 जून 2019 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है आपको ध्यान रखना है। और ये एनपीएस के एम्प्लॉयज़ के लिए है, अगर वो रिसाइन करके जाते हैं तो उनको अगर विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो क्या रूल रहेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत वाइट एंड ब्लैक में बहुत क्लियर कट ये रूल लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आपको जो है इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में मैं समझा पाया, आप समझ गए हैं। मैं अपनी जितनी सरल भाषा में हो सके मैं समझाना चाह रहा था। लगभग मैंने सारे पूरी पॉइंट ही कवर कर दिया है। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।